हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं जो 10वीं के बेसिस पर, यानी आपने मैट्रिक किया है ना, 10वीं पास आप हैं तो उसके बाद जो कोर्सेज कराए जाते हैं जैसे FMPHW आप करते हैं, MMPHW है, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि जेके भोपी के द्वारा जो है ना, जेके भोपी के द्वारा आपका क्या कराया जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीईटी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, सीईटी कराया जाता है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है एक। अब इस टेस्ट में, इस एग्जाम में आपको बैठना होता है और इसमें जो भी आपने पढ़ा होता है 10वीं क्लास में वो आपको वहाँ पे पूछा जाता है। और पूछने के बाद क्या होता है कि एक मेरिट जो है वो तैयार किया जाता है, और मेरिट जब तैयार होता है तो फिर वहां पर मेरिट किस तरह से तैयार होगा, जो भी आपने मार्क्स वगैरह वहाँ पे लिए होंगे, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे होंगे आपको एग्जाम में, वहां पर जो भी आपके जो स्कोर हैं, जो मार्क्स हैं वो रहेंगे, उस बेसिस पर एक मेरिट जो है वो बनेगा। फिर वहाँ पे वो डिसाइड हो जाएगा कि भाई आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में दिया जाए या फिर आपको प्राइवेट कॉलेज दिया जाए, ये उसके बाद डिसाइड हो जाएगा। फिर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि भाई जो आपका एग्जाम अगर यहाँ पे लिया गया तो एग्जाम में आपको सबसे अच्छा करना है। तो इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो 10वीं का सिलेबस होगा, सिलेबस हम अभी आगे चलकर देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो भी यहाँ पे मेल या फिर फीमेल जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, इन सभी के लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है। तो इसलिए आप इसको एंड तक देखें, और अगर आपको हेल्पफुल लगती है, लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें इसको, ताकि इस तरह की और भी जितनी भी वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे जो है डिटेल लिखी गई है, ये बोर्ड के बारे में लिखा गया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो, अदरवाइज हम इसको भी पढ़ सकते थे। देखिए 2024 के नोटिफिकेशन के मुताबिक ही हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस वगैरह आपका यही रहेगा। अगर बोर्ड ने आपका एग्जाम कंडक्ट कराया तो सिलेबस सेम रहेगा, जो भी हम अभी आगे चलकर देखने वाले हैं। उसके बाद अगर बोर्ड ने मान लीजिए कुछ ऐसा डिसाइड कर लिया कि आपका एग्जाम यहाँ पर ना लिया जाए, तो किस तरह से यहाँ पे आपको जो कॉलेज है वो किस तरीके से आपको मिलेंगे। तो जो, क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं FMPHW, MMPHW, तो ये जो कोर्सेज है ना दोस्तों, ये 10वीं के बेसिस पर कराए जाते हैं। तो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि आपका टेस्ट ना लिया जाए, आपका एग्जाम ना लिया जाए, तो कैसे आपको कॉलेज वगैरह दिए जाएंगे, कैसे आपका मेरिट वगैरह तैयार किया जाएगा। तो ये तैयार होगा दोस्तों, जो भी आपने 10th पास किया होगा, 10th क्लास में जो भी आपकी परसेंटेज रही होगी, जो भी आपकी परसेंटेज आई होगी, उसी के बेसिस पर फिर मेरिट मेरिट तैयार होगा और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और काउंसलिंग के टाइम पे क्या होता है, फिर आपको कॉलेजेस वहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कॉलेज जो इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप पढ़ोगे वो यहाँ पे जो है आपको दिए जाते हैं। और ये प्रायोरिटी होती है, मतलब ये जो यहाँ पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, ये मेरिट के बेसिस पर यहाँ पे बुलाते हैं। जो बोर्ड है मेरिट के बेसिस पर आपको बुलाते हैं। इसके लिए शेड्यूल निकाला जाता है, काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स वगैरह निकाला जाता है, कौन सी कॉलेजेस में कितनी क्या सीट्स हैं जो फिलअप होनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके का प्रोसेस रहता है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ एब्रीवेशंस यूज्ड हुई हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एब्रीवेशंस यूज्ड, भोपी का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। RBA का मतलब होता है रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, यानी बैकवर्ड एरिया के जो रहने वाले हैं। और इस तरह से OM का मतलब होता है ओपन मेरिट कैंडिडेट, है ना। DOB का मतलब होता है डेट ऑफ बर्थ। तो इनको आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो यहाँ पे ना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वही मैं यहाँ पे जो है आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जो भी यहाँ पे 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करेगा, उसके पास एक तो डोमिसाइल होनी चाहिए यूटी ऑफ जे या फिर लद्दाख की, जो भी केस रहेगा। अगर आप लद्दाख के हैं तो लद्दाख की है होनी चाहिए, यूटी ऑफ जे के हैं तो यूटी ऑफ जे के आपके पास क्या होनी चाहिए,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल इसको बोलिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डोमिसाइल हो गया, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए 10th की जो सर्टिफिकेट जो आपने पास किया है ना 10th, वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और साथ में अगर आप किसी कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट 10वीं क्लास में है, उसका अभी रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, अभी रिजल्ट उसका नहीं आया है, तो इनके लिए भी यहाँ पे चांस है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 10वीं क्लास में है, रिजल्ट वगैरह अभी नहीं आया है, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह फिल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बोर्ड जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, यानी एग्जाम आप यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन जब रिजल्ट निकाला जाएगा बोर्ड की ओर से, तो उस टाइम तक जो आपका रिजल्ट है, जो 10वीं का रिजल्ट है, वो क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर जब आपकी काउंसलिंग होने वाली होगी, मतलब जब आगे आपको बुलाया जाएगा जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट किए जाते हैं काउंसलिंग में, तो जब भी यहाँ पर शेड्यूल निकाला जाएगा बोर्ड की ओर से काउंसलिंग का, तब तक आपका जो 10वीं है वो भी क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि आगे आगे चलकर जो भी कॉलेज वगैरह आपको दिया जाएगा, मान लीजिए कोई कॉलेज आपको अलॉट कर लिया बोर्ड की ओर से, तो वो जो कॉलेज होगा ना, वहाँ पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज दिखानी पड़ेगी फिर 10वीं क्लास की जो आपने पास किया, क्योंकि 10वीं के बेसिस पर ही यहाँ पे आपको एडमिशन दी जाती है। तो ये जो 10वीं की सर्टिफिकेट है ये होना जरूरी है, लेकिन बोर्ड ने आपको यहाँ पे चांस जो है वो दिया हुआ है कि आप एग्जाम जो बोर्ड की ओर से निकाला जाएगा, जो जेके भोपी की ओर से एग्जाम लिया जाएगा, उसमें आप बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरीज नीचे बताई गई है, और आगे बताया गया है रिजर्वेशन इन परसेंटेज, यानी कितना यहाँ पर परसेंटेज का रिजर्वेशन रहेगा कैटेगरी वाइज। जैसे एससी वालों को 8% का रिजर्व यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से फिर एसटी वालों के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे एसटी में भी नीचे जो है अलग अलग यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे आती है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर बकरवाल है, बाल्टी है, बीडा है, बोट है, बोटो है, ब्रोकपा है, द्रोकपा है, डार्ड है, शीन है, चंगपा है। तो इनके लिए यहाँ पे 10-10% का यहाँ पे जो है रिजर्वेशन जो है वो रखा गया है, तो वो यहाँ पे आप चेक करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद अगर बात करें कि यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह आपको किस तरह से फिल करने होते हैं, तो फॉर्म्स क्या है, तो फॉर्म्स के लिए जो है डेट निकलती है, मतलब फॉर्म्स जब निकलते हैं तो ये आपको किस तरह से भरने होते हैं, ये आपको ऑनलाइन मोड से ही फिल करने होते हैं फॉर्म। इसके लिए मतलब जैसे FMPHW आप करना चाहते हैं, MMPHW करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले फॉर्म्स निकलते हैं, ये आपको ऑनलाइन मोड से ही फिल करने होते हैं। और इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना होता है, भोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होता है, और विजिट करने के बाद फिर आप यहाँ पर फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लिखा भी गया है, एप्लीकेशन फॉर्म लिखा गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड से सबमिट किए जाएंगे, थ्रू भोपी वेबसाइट के थ्रू फिल किए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे आपको जाना होगा www.jkbhopi.gov.in, यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, तो इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। जब भी फॉर्म्स निकलेंगे इस साइट पर आप जाओगे, और यहाँ पर जाने के बाद आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म को सबमिट करोगे। अच्छे से ध्यान से सबमिट कीजिएगा, कोई भी जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको मिस्टेक वगैरह नहीं करनी है, आराम से आपको फॉर्म फिल करना है अपना। और ये जो फॉर्म की फीस रहेगी वो यहाँ पे 500 रुपये बताई गई है, देखिए 500 रुपीज़ ये फीस आपको जो पे करनी है। ये आप यहाँ पे नेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड जो है, इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जिनसे आपको ये फीस जो है ये पे करनी है। और फॉर्म के रिगार्डिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी की पूरी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, हर हमेशा तैयार रहूँगा। तो इसलिए आप चिंता ना करें, जल्दबाजी ना करें, कोई भी मिस्टेक ना करें। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है सैंपल के तौर पर कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस तरह से सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए नाम है, यहाँ पे सबसे पहला नाम है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, तो ये है सुरेंद्र कुमार। तो जैसे जैसे इन्होंने सुरेंद्र कुमार ने फॉर्म में अपना नाम फिल किया, वैसे ही आपको भी अपना नाम फिल करना है फॉर्म में। जैसे इन्होंने फादर नेम यहाँ पे फिल किया गया है,
वैसे ही आपको अपना जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है फॉर्म के ऊपर। जैसे यहाँ पे बॉक्स में देखिए बताया गया डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1994 डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने 3 नवंबर 1994 डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से फिल किया है यहाँ पे बॉक्स के अंदर। इसी तरह से आपको जो फॉर्म है, फॉर्म में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसी तरह से फिल करोगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करनी है जब आप फॉर्म को फिल करोगे। तो देखिए सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आप यूटी ऑफ J&K से हैं या लद्दाख से हैं, जो भी केस है दोस्तों, आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है। और जो कैंडिडेट यहाँ पे बताया गया है, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख, जो कैंडिडेट्स यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनको एसटी सर्टिफिकेट जो है, जो इशू की गई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उनको वो यहाँ पे ट्रीट की जाएंगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक जो भी मैंने बताया इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। उसके अलावा नीचे यहाँ पे देखिए मार्क्स सर्टिफिकेट, आपको जो भी आपके जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा। एक तो हो गया दोस्तों आपने 10वीं क्लास किया उसकी सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और एक आपको फिर कैटेगरी आपके पास है, ये जरूर आप यहाँ पर लगाइए, आप अपलोड कीजिए ताकि आपको इसका बेनिफिट जो है मिल सके। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं बाद में कि भाई हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट तो थी लेकिन हमने फॉर्म में उस टाइम पे जब हमने फॉर्म फिलअप किया उस टाइम पे तो हमने अपलोड नहीं की, लेकिन क्या हम लास्ट पर वो दिखा सकते हैं जब काउंसलिंग वगैरह होगी? तो नहीं, आप वहां पर जो है उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं उस टाइम पर। अभी जब जैसे फॉर्म निकलते हैं उसी टाइम पर आपको ये अपलोड करनी है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। बाकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं आपकी हेल्प के लिए। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो फोटोग्राफ है ये यहाँ पे लाइट कलर्ड बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। उसके बाद जो फोटो है, सिग्नेचर है, जो थंब का इम्प्रेशन होगा, इस तरह की जो इमेजेस होंगी वो अपलोड की जाएंगी, या तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ये आपको अपलोड करनी है। और जो मैक्सिमम साइज होना जो मैक्सिमम साइज है, जो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो साइज आपके फोटो का होगा वो 10 से 50 KB तक होना चाहिए। एंड फॉर सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन आपका 10 से 50 यहाँ पर इसका भी साइज होना, यानी फोटोग्राफ का साइज भी 10 से 50 KB तक होगा तो ये अपलोड हो जाएगा। और जो आपका अंगूठा रहेगा, जो सिग्नेचर वगैरह रहेगा, ये भी 10 से लेकर 50 KB तक अगर उसका साइज रहा तो अपलोड हो जाएगा। इससे ज्यादा का साइज होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अपलोड नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको जो फोटो वगैरह है वो इस तरीके का जो है वो खींचना है। देखिए यहाँ पे सैंपल बताया गया है सुरेंद्र शर्मा का। एक फोटो आपको जो है खींचना है इस तरह से, उसका लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके नीचे आपको अपना नेम और अपनी उस दिन की, जिस दिन भी आपने ये फोटो खींचा होगा उस दिन की डेट आपको डालनी है। मतलब लेटेस्ट फोटो एक आपको खींचना है जो कि इस तरीके का होगा जिसमें आपका नाम वगैरह नीचे दिख रहा होगा और उस दिन की डेट वगैरह आपको मेंशन कर देनी है। गॉगल्स वगैरह आपको नहीं लगाना है, मतलब कोई भी आपको यहाँ पे जो है वो स्टाइल नहीं मारना है। देखिए नेम और डेट जो है वो फोटोग्राफ में क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सुरेंद्र शर्मा और यहाँ पे जो डेट इन्होंने मेंशन की गई है यहाँ पे सैंपल के तौर पर देख सकते हैं, तो ये क्लियर उनको दिखनी चाहिए। और लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए। ओके, और जो फोटो है बिना केप के आपको खींचना है और गॉगल्स वगैरह भी आपको नहीं लगाना है। बाकी जो स्पेक्स वगैरह जो नजर का चश्मा होता है वो अलाउड होता है, उसको लगा के आप जो है यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बाकी यहाँ पे जो है किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, इसका सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे समझाया है, बताया है दोस्तों इन्होंने। सबसे पहले आपको यहाँ पे विजिट करना होगा साइट के ऊपर, फिर कहाँ पे क्लिक करना है, क्या क्या चीजें करनी है आपको, ये सारी चीजें यहाँ पे बताइए। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया एडमिट कार्ड के बारे में। तो ये क्या चीज है भाई एडमिट कार्ड? यहाँ पे
अब यहाँ पे लिखा है आगे कि इन केस द एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड, ये भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी, अगर सीईटी यहाँ पे बोर्ड की ओर से कराया गया तो यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका प्रिंट जो है, इसका प्रिंट आप निकालोगे और ये प्रिंट जो एडमिट कार्ड है ये प्रिंट आउट करके आप अपने साथ में लेके जाओगे जब आपको एग्जाम देने जाना होगा। कहीं पर भी आपका एग्जाम होगा, दो ही जगह सेंटर होता है, या तो जम्मू में आपका एग्जाम होगा या फिर श्रीनगर आपका एग्जाम होगा। तो जहां पर भी आपको एग्जाम देना होगा, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है उस पर दिया होगा कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कौन सी डेट को आपका एग्जाम है, और टाइम भी दिया होगा उसके ऊपर। तो वहां पर आपको जाना है एग्जाम देने के लिए, अगर बोर्ड ने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कराया तो। अगर नहीं कराया तो कैसे, मैंने बताया फिर किस तरीके से आपको यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह जो है होगी, मतलब तो फिर मेरिट किस तरीके से बनेगा, तो जो 10वीं के बेसिस पर आपने मार्क्स मतलब ऑब्टेन किए होंगे, जो परसेंटेज आपने जो है वहाँ पे आपकी आई होगी 10वीं क्लास में, तो बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया जाएगा जहाँ पर भी आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना, आप जब भी एग्जाम देने के लिए जाओगे तो एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड करके प्रिंट आउट उसका लेके अपने साथ में आप लेके जाओगे। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है ये ऑनलाइन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो है वो साइट के ऊपर जाना पड़ेगा, ऑफिशियल जो साइट है भोपी की www.jak.bhopi.org या फिर www.jkbhopi.gov.in, दो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स बताई गई, दो में से किसी में भी एक पर आप जा सकते हैं और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे और ये लेके ही आपको वहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाना है। बाकी एड्रेस वगैरह यहाँ पे बताया गया है कहाँ पर आपको जाना है, प्रॉपर यहाँ पर एड्रेस बताया गया है। जैसे यहाँ जम्मू की बात करें तो यहाँ पे देखिए भोपी ऑफिस 4th फ्लोर साउथ ब्लॉक बहु प्लाजा जम्मू 180012, तो ये यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे जो बोर्ड है वो डिसाइड करता है यहाँ पे टाइम टू टाइम के कंडक्ट कराना चाहिए एग्जाम या फिर नहीं कराना चाहिए, तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा ये यहाँ पे जो है वो श्रीनगर और जम्मू में ही होने वाला है, दोनों जगह पर आपका होगा। और जो सेंटर आपको एक बार अलॉट कर दिया गया भोपी की ओर से यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की ओर से जो आपके सेंटर दे दिया गया है एक बार, फिर वो यहाँ पे किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाला है। और जो आपको टेस्ट लिया जाएगा आपका वो यहाँ पे इंग्लिश में ही रहेगा, यानी जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो कौन सी भाषा में वहां पे आएंगे, कौन सी लैंग्वेज में आएंगे, तो वो आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, तो इंग्लिश में क्वेश्चंस वहां पर होंगे। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का नेचर है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा वो किस तरह का होगा, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है जो भी पेपर देने के लिए जाएंगे वहाँ पे उनके लिए बताया है कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको आप अटेम्प्ट करने से पहले एक बार चेक कर लीजिए, कहीं से कोई आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो कहीं से मिसिंग तो, उसमें कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई ब्लैंक तो नहीं है, कोई पेज खाली तो नहीं है कहीं पर, क्योंकि छपाने के टाइम पर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है अच्छे से ना छपा हो, है ना, कोई हो सकता है कोई बीच में से ऐसी शीट होगी जो बिल्कुल ब्लैंक होगी। तो अगर आप शुरू में ही आप उसको चेक नहीं करोगे और आंसर देने शुरू हो जाओगे तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड ने बताया है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि एटलीस्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन बुकलेट को एक बार चेक कर लीजिए और कहीं से कोई मिसिंग पेज तो नहीं है, कहीं से ब्लैंक पेज तो नहीं है, मिसिंग क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डैमेज या फिर डिफेक्ट पेज तो नहीं है। और अगर ऐसा है, कोई क्वेश्चन मिस है या कहीं से कोई ब्लैंक है, कहीं से कोई फटी जो मतलब शीट है कोई कहीं से फटी हो,
कुछ भी मतलब अगर आपको लगता है थोड़ा सा अटपटा, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी मतलब होंगे, जो भी पर्सन वहाँ पे होंगे कंसर्न इन्विजिलेटर, तो उनको आप बताइए, उनके नोटिस में ये बात लाइए। वो क्या करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। वो आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको रिप्लेस करके सेम सीरीज की आपको दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए ए सीरीज की आपको बुक मिली है, या बी सीरीज की आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो बुकलेट है वो मिली है, या सी सीरीज की, या फिर डी सीरीज की मान लीजिए, ये कोई भी सीरीज हो सकती है। अब मान लीजिए ए बी सी डी में 4 सीरीज हैं, तो 4 में से अगर कोई सी भी आपकी सीरीज आपको आई है, तो आपको वही क्वेश्चन पेपर जो है वो रिप्लेस करके दे देंगे, दूसरी चेंज करके दे देंगे। तो इसलिए आपकी ही मदद होने वाली है यहाँ पर, ये आपके ही अच्छे के लिए है। तो आप जरूर एक बार चेक कीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है, क्वेश्चन पेपर आपको आएगा तो उसका आंसर आपको जो है वो OMR आंसर शीट पे देना होता है, OMR आंसर शीट पे। अब ये क्या चीज होता है, तो देखिए क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगा, यानी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बाद मिलेगी OMR आंसर शीट। और OMR आंसर शीट पे सबसे पहले तो आपको अपना मान लीजिए कुछ भी उस पे रोल नंबर वगैरह, या जो क्वेश्चन बुकलेट पे जो नंबर वगैरह होगा या सीरीज वगैरह होगी, जो भी आपको उसमें फिल करना होगा, सबसे पहले आपको फिल करना है। वो वहां पर जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर है वो आपको बता देंगे, आप वहां पर मिस्टेक ना कीजिएगा। तो वो हमको फिल करना है। उसके बाद जो आंसर आप दोगे ना, आंसर किस तरह से देना है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताई गई है आपको समझाने के लिए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो डल लेक है वो कहाँ पर, कौन सी स्टेट में है डल लेक। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11वां क्वेश्चन है। तो 11वें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। देखिए पहला है कि डल लेक जो है वो है राजस्थान में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर पंजाब में। तो 4 में से कोई एक आपको बताना है। तो इसका आंसर मान लीजिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया। तो आंसर क्या है इसका, राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर, कि भाई जम्मू कश्मीर में ही डल लेक जो है वो सिचुएटेड है। तो आंसर कैसे करोगे आप, तो 11वें क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो ये यहाँ पे बताया है नीचे, देखिए ये है 10वां क्वेश्चन, ये है 11वां क्वेश्चन, ये है 12वां क्वेश्चन, और ये है 13वां क्वेश्चन। तो आपको क्या है 11वें क्वेश्चन का आंसर देना है। और 11वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए किस तरह से आपको ये जो है आंसर देना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर है, तो इन्होंने इस तरह से सर्कल किया है। और नीचे इन्होंने बताया कि यही तरीका है एक सही तरीका आंसर देने का। मतलब इसी तरह से आपको सर्कल में ही पूरा फिल करना है, सर्कल से बाहर आपको फिल नहीं होना चाहिए। आधा सर्कल भी आपको जो है डार्क नहीं करना है पेन से। तो पूरा जो ही आंसर 4 में से कोई सा भी आपको लगता है तो उसको आप इस तरह से डार्क कर लीजिए। और ये दूसरा तरीका बताया है कि ये गलत तरीका है आंसर देने का, इस तरीके से आप मत कीजिएगा आंसर वहां पे, नहीं तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, तो फिर ये आपका ही नुकसान है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं विल ओपन 15 मिनट्स बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप थोड़ा सा पहले ही पहुंच जाइए, जब भी आपका एग्जाम है तो थोड़ा सा पहले ही आप पहुंच जाइएगा। जब भी आपका मान लीजिए आपका 10 बजे का टाइमिंग है पेपर की, तो आप 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा पहले वहां पे पहुंच जाइए। ओके। रिपोर्टिंग टाइम क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है रिपोर्टिंग टाइम जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको रिपोर्ट करना है 9:25 पर, फिर 9:30 कुछ और बताया गया है, 9:45 पर कुछ और बताया गया है। तो इसको आपने नहीं देखना है, आपको अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उस पर जो भी टाइम दिया गया होगा तो उसी टाइम पर आपको थोड़ा सा पहले पहुंचना है। अब यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताया गया कि जो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को नजर मारोगे और पहले से अगर आप प्रिपेयर करके चलोगे, तो फिर अगर एग्जाम कंडक्ट कराया गया बोर्ड की ओर से, तो आप उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका अच्छे से आंसर दे पाओगे, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर आगे आपको कॉलेज जो है वो आपका मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाएगा, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट आसानी के साथ मिल जाएगी। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं बताते आया हूँ हमेशा से, कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको यहाँ पे कम खर्चे के अंदर जो है आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू द
प्राइवेट कॉलेज। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए सिलेबस क्या है, सिलेबस यहाँ पे 10th क्लास का ही रहने वाला है, जो भी आपने 10th में पढ़ा होगा। 10th में आपने फिजिक्स पढ़ी है तो देखिए फिजिक्स से यहाँ से 40 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, और चैप्टर वाइज यहाँ पर बताया गया है। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर है दोस्तों लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके मार्क्स में। इसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन, इसी तरह से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको तैयार करने हैं। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाएंगे। टोटल फिजिक्स से कितने होंगे, 40 क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज यहाँ से बताया गया है। तो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ये भी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देख लीजिए क्या क्या आपको यहाँ पे पढ़ के एग्जाम देने के लिए जाना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट आपको होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में आपको टॉपिक्स जो हैं वो तैयार करके जाने, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर है फिजिक्स में वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए आपको क्या क्या यहाँ से तैयार करना है। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारे पास रहेगी वो है केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो केमिस्ट्री से भी यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको यूनिट वाइज डिवाइड किया है। तो सबसे पहला यूनिट है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो देख लीजिएगा क्या क्या आपको यहाँ पे तैयार करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देख लेना यहाँ पे क्या क्या जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ के जाना है, यानी 10वीं का सारा ही सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल, यहाँ से भी 10 क्वेश्चंस का आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पे सारा बताया गया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 एसिड बेस एंड साल्ट, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ के यहाँ पे जाना है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगी बायो, बायो से भी दोस्तों 40 क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। और यहाँ पर लाइफ प्रोसेस सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों बायो का, लाइफ प्रोसेस। इसमें लाइफ प्रोसेस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। न्यूट्रिशन, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ के जाना है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन ये आपको पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। यहाँ से 8 क्वेश्चंस का आपको 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे लाइफ प्रोसेस से। नेक्स्ट जो चैप्टर है बायो में हमारी वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर बायो का है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करके जाने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है दोस्तों बायो में वो है हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स, और हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स से आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चंस होंगे यहाँ से भी। और यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ के जाना है वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा दोस्तों बायो का लास्ट चैप्टर वो है दोस्तों यूनिट नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट, तो आवर एनवायरनमेंट से भी 8 क्वेश्चंस का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड चेन एंड वेब के बारे में, हाउ डू आवर एक्टिविटीज इफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को ये आपको पढ़ना है, ओजोन लेयर और हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, कैसे ये डिप्लीटेड हो रही है ओजोन लेयर, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो इसके ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको तैयार करने हैं। और ये जब टॉपिक आप सारे तैयार करोगे मतलब 10वीं आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी अभी से अगर आप प्रिपेयर करके चलोगे
तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर ये सिलेबस तैयार करके आप जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर यहाँ पे जो है वो मेरिट जो लिस्ट है वगैरह है वो यहाँ पे जो है निकाली जाएगी। फिर उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, जो रैंक वाइज है वो बुलाया जाएगा फिर आपकी काउंसलिंग के लिए, जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह जो है वो अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होता है। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो फीस फीस को लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए फीस जो है ना वो कॉलेज की, यहाँ पे जो भोपी है, भोपी की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। भोपी यानी कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे सीट वगैरह फिलअप करते हैं, ये मतलब एग्जाम भी आपका कंडक्ट कराते हैं और एग्जाम के बाद फिर जो भी कॉलेजेस वगैरह होते हैं यूटी ऑफ जे या यूटी ऑफ लद्दाख में, तो यहाँ पर जो भी कॉलेजेस होते हैं उसमें जो सीट्स वगैरह होती हैं उनकी फिलअप की जाती हैं बोर्ड की ओर से। बाकी यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग में जो है बोर्ड यहाँ पर नहीं देखता है। फीस आपको अगर पता करनी है तो फीस जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं वहां पे आपको जो है फीस के लिए वहां पे उनसे आपको पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2025 में मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, या 2026 में आप यहाँ पर जो है वो फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे हैं, एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको जिस भी ईयर आप यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज से ले रहे हैं उस कॉलेज में आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिस साल आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस साल जो फीस है वो क्या चार्ज की जा रही है कॉलेज की ओर से या इंस्टीट्यूट की ओर से, कितनी फीस जो है वो चार्ज की जा रही है। तो ये एग्जैक्ट जो है उनकी ओर से ही पता लगेगा, कॉलेज की ओर से। क्योंकि फीस जो है दोस्तों हर साल जो है हो सकता है कि मतलब हो सकता है फीस में जो है वो बढ़ गई हो इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे बोर्ड ने ये भी यहाँ पे लिखा होता है कि भाई ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है फीस को लेकर। बाकी अगर कभी बोर्ड शो कर भी देता है फीस, तो वो ऐसे ही आपको मतलब एक आइडिया सा आपको मिले फीस के रिगार्डिंग में, वो इसलिए यहाँ पे मेंशन करता है। और साथ में ये भी लिखता है कि भाई एग्जैक्ट इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है ना, ये बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये कॉलेज ही देखते हैं। और कॉलेजेस की में जो है हर साल जो फीस है वो जो है बढ़ सकती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वहीं से पता लगना है आपको, जिस भी कॉलेज में जो आप एडमिशन लेना चाह रहे हो वहीं से आपको पता लगेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो वीडियोस आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।